हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होती है तो हमारे जहन में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसी बातें घूमनी शुरू कर देती हैं। एंड राइटली सो, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में ब्रीफली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें सो दैट आप हमारी कोई भी वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से पूरे बिजनेस के इकोसिस्टम को समझते हैं। तो चलिए रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोस्तों, रिलायंस के कुछ शेयर होल्डर होंगे आपके मेरे जैसे, जिन्होंने रिलायंस के शेयर्स को परचेज कर रखा होगा। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा। एक तरफ टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट होगा कंपनी में। देन कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे। दोस्तों, ये सब लोग जिनको कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, इनको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। इसके अलावा और भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी के। तो दोस्तों, शेयर होल्डर्स को ये जानने में इंटरेस्ट होता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, कंपनी डिविडेंड कितना देगी। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट होता है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है, तो दे नेचुरली वांट टू नो हाउ बिजनेस इज ग्रोइंग। नेक्स्ट, अब जब कंपनी सेल करती है तो उस पर जीएसटी पे करती है, प्रॉफिट पे इनकम टैक्स देती है। तो इनकम टैक्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनको कंपनी की टैक्स असेसमेंट में इंटरेस्ट होता है। तो कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी, बोनस और प्रमोशन में इंटरेस्ट होता है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो एम्प्लॉयज की भी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी हाइक्स होंगी, बोनसेस मिलेंगे और प्रमोशंस होंगे। तो दोस्तों, इन सब स्टेक होल्डर्स को कोई ना कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है कंपनी की। अब देखो, हर आदमी के पास मुकेश अंबानी का मोबाइल नंबर तो होगा नहीं जो उसे फोन पे पूछे, हेलो मुकेश भाई, इस मंथ की बताना सेल कितनी हुई। सो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे सब स्टेक होल्डर्स को कंपनी की इंफॉर्मेशन एक जगह पे एक टाइम पे मिल सके। सो ये इंफॉर्मेशन जो मुकेश भाई अपने स्टेक होल्डर्स को देते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज करती है अपनी टाइम टू टाइम फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स। तो चलिए अब फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं जिनके थ्रू कंपनी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स से शेयर करती है। ये स्टेटमेंट्स प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके प्रिपेयर की जाती हैं। हम आगे चल के कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस की इंफॉर्मेशन दे। ये स्टेटमेंट्स बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन देती है। ये स्टेटमेंट्स कंपनी के कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन देती है। इससे इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स को अपने डिसीजन लेने में हेल्प होती है। इन स्टेटमेंट से हमें ये भी पता लगता है कि मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज कर रही है। हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि बिजनेस एक्टिविटीज का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, सो दैट बिजनेस का सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस किया जा सके। और लास्टली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये भी डिस्क्लोज करती हैं कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। चलिए अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कई तरह की होती हैं, बट थ्री मेजर टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों, बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर डेट टाइम पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही। इससे हमें कंपनी की सेल्स, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन मिलती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि एक टाइम पीरियड में कंपनी के कैश के सोर्सेज क्या थे और कंपनी ने कैश को यूज कहाँ किया। तो चलिए अब कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल होते हैं जिनको फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। वैसे तो बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, बट यहाँ हम मेजरली 6 अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो ये 6 अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, थर्ड वन इज प्रूडेंस प्रिंसिपल, फोर्थ वन इज एक्रूअल प्रिंसिपल, फिफ्थ वन इज एंटिटी प्रिंसिपल, एंड लास्ट वन इज ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंस। दोस्तों, इन सब प्रिंसिपल्स के बारे में हम ब्रीफली थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, ये प्रिंसिपल कहता है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में बिजनेस में बनी रहेगी
मतलब बिजनेस की लॉन्ग लाइफ रहेगी और ना बिजनेस फ्यूचर में कभी बंद होगा और ना ही कभी बिकेगा। इस एजम्पशन का एक कारण ये है कि जो कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का, उसका बेसिस यही है कि बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा। दोस्तों, हम डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को और किसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और मोर ओवर बैलेंस शीट में जो एसेट्स होते हैं हमारे, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिपोर्ट होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब कि जब भी एसेट्स को परचेज किया जाता है तो बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू दिखाई जाती है जब वो परचेज किया जाता है एसेट। और फ्यूचर पीरियड्स की बैलेंस शीट में भी जब एसेट्स की वैल्यू दिखाई जाती है तो हिस्टोरिकल प्राइस पे ही दिखाई जाती है। सो इस कॉन्सेप्ट का बेसिस भी गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ही। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने फॉलो कर लिए हैं एक फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने के लिए, वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम फ्यूचर पीरियड के फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर करने में भी यूज करेंगे। इसका कारण ये है कि जब सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्टिन्यूसली फॉलो किए जाते हैं तो एक पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरे पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना इजी हो जाता है, क्योंकि दोनों पीरियड्स में सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए होते हैं। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिस्टेंट रखने के लिए है। नेक्स्ट है प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल बोलता है रेवेन्यू, एसेट एंड प्रॉफिट तब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। मतलब किसी डील में जब तक पैसा हमारे हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक हम उस चीज को प्रॉफिट या रेवेन्यू नहीं मानेंगे। ये प्रिंसिपल ये भी बोलता है कि एक्सपेंस, लायबिलिटी और लॉस हम तब भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर हमें थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी लगेगी इनकी होने की। मतलब अगर हम किसी डील में हमें लगेगा कि हमें थोड़ा सा भी लॉस होने वाला है तो हम उस लॉस को फाइनेंशियल्स में बुक कर लेंगे, चाहे बाद में वो लॉस एक्चुअल में ना हो। इससे होगा ये कि कंपनी के एसेट्स और इनकम कभी भी ओवर वैल्यूड नहीं होगी। मतलब हम कंजर्वेटिव एटीट्यूड से काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम तब रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में जब वो ट्रांजैक्शन होती है, ना कि तब जब एक्चुअल में पैसे का लेन देन हो। जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस के लिए टेबल एंड चेयर परचेज करते हैं 10 फरवरी को और इसका पेमेंट करते हैं वेंडर को 10 अप्रैल को, तो ये ट्रांजैक्शन 10 फरवरी को हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, ना कि 10 अप्रैल को। तो दोस्तों ये है एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम ट्रांजैक्शन जब एक्चुअल में हम करते हैं तब रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने अकाउंट्स में, ना कि जब पैसे का लेन देन होता है। आगे बढ़ते हैं एंटिटी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पे। दोस्तों ये प्रिंसिपल बोलता है कि अकाउंटिंग में हम बिजनेस को उसके ऑनर से सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटी मानते हैं। तो फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, और जब भी फाइनेंशियल्स प्रिपेयर किए जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के तो मुकेश अंबानी के पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। लास्टली देख लेते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो एंट्रीज बनती हैं। मतलब हर ट्रांजैक्शन दो डिफरेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। एक एंट्री डेबिट की होती है और एक एंट्री क्रेडिट की होती है। और मान लीजिए मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री में 5 लाख का कैपिटल डालना है। तो जब मुकेश भाई 5 लाख कंपनी में कैपिटल देंगे तो कंपनी के एसेट साइड में कैश अकाउंट में 5 लाख क्रेडिट हो जाएंगे और लायबिलिटी साइड में ओनर इक्विटी में 5 लाख डेबिट हो जाएंगे। तो एक साइड ओनर इक्विटी डेबिट हुई और दूसरी साइड कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, दैट इज ड्यूअल एंट्री हो गई। तो ये है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ब्रीफ ओवरव्यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, हम जरूर उस टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।